डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारत के साथ हालिया तनाव में तुर्की द्वारा पाकिस्तान समर्थन के बाद तुर्की का बहिष्कार, आंदोलन शुरू। भारतीय व्यापारियों ने तुर्की सेबों, खुबानी और हेजलनट के आयात का किया बहिष्कार। नई दिल्ली में बुधवार को मनाया गया भारतीय पैकेजिंग संस्थान IIP का 59वां स्थापना दिवस। इस मौके पर IIP से जुड़े नामचीन औद्योगिक जगत की हस्तियों ने लिया हिस्सा। पैकेजिंग से समृद्धि मैगजीन का भी हुआ विमोचन। महंगाई के मोर्चे पर एक अच्छी खबर। अनाज और शाक सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में गिरकर जुलाई 2019 के बाद सबसे निचले स्तर पर। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद के लिए पंजीयन सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश भर के किसानों में खुशी की लहर है। इससे पहले जिला स्तर पर पंजीयन की सीमा निर्धारित थी। इससे अधिक किसान समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की उपज बेच सकेंगे। बता दें कि सरसों एवं चने का समर्थन मूल्य 5,650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। राजस्थान में 222 खरीद केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद की जा रही है। किसानों को माल जमा कराने के 72 घंटों के भीतर भुगतान किया जा रहा है। जो केंद्र सक्रिय नहीं है वहां FPO, FX बॉडीज या अन्य किसान संगठनों को पंजीयन कर समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा दी जाएगी। इससे खरीद व्यवस्था में कोई बाधा नहीं आएगी और किसानों को निरंतर लाभ भी मिलता रहेगा। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय भ्रमण और निगरानी की जाएगी। किसान को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए राजफेड में कॉल सेंटर 1800 180 6001 स्थापित किया गया है। भारत के साथ हालिया तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद देश भर में कई जगहों पर व्यापक रूप से तुर्की पर प्रतिबंध आंदोलन शुरू हो गया है। भारतीय व्यापारियों ने तुर्की से आने वाले सेबों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। तुर्की के सेब अब बाजार से लगभग गायब हो चुके हैं। गाजियाबाद की साहिबाबाद फल मंडी के व्यापारियों ने तुर्की से सेब का आयात बंद करने का फैसला लिया है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में व्यापारियों ने तुर्की से आयात सेब बेचना पूरी तरह से बंद कर दिया है। पुणे के फल बाजार में भी तुर्की के सेब का वार्षिक आयात लगभग 1000 से 1200 करोड़ रुपए का है। इसके बाद अब लोग तुर्की के सेबों के स्थान पर अन्य देशों और भारत के सेब खरीद रहे हैं। अब विक्रेता हिमाचल, उत्तराखंड, ईरान और अन्य स्थानों से सेब खरीद रहे हैं। इसका सीधा असर तुर्की की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि भारत के सामान न खरीदने पर तुर्की को बड़ा नुकसान होगा। इस बीच पुणे के मसाला और सूखे मेवे एसोसिएशन ने तुर्की से खुबानी और हेजलनट के आयात का बहिष्कार करने का भी फैसला किया है। अगली खबर। बिहार सरकार कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को अपनाकर किसानों की आय बढ़ाने एवं खेती को लाभकारी बनाने के लिए काम कर रही है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि ड्रोन से फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरक का छिड़काव की योजना को स्वीकृति दी गई है। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 56,050 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव किया जाएगा। योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 240 रुपये या छिड़काव शुल्क का 50% अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम 15 एकड़ क्षेत्र के लिए 2 बार ड्रोन छिड़काव हेतु अनुदान प्राप्त कर सकता है। इस योजना के तहत सभी 38 जिलों में ड्रोन तकनीक का उपयोग कर कम समय में अधिक क्षेत्रफल में प्रभावी कीटनाशक एवं खाद उर्वरक का छिड़काव सुनिश्चित किया जाएगा। कृषि कार्यों में ड्रोन के उपयोग से खेती के परंपरागत तरीकों में क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। ड्रोन तकनीक की सहायता से न केवल समय की बचत होती है, बल्कि लागत में भी उल्लेखनीय कमी आती है। एक ड्रोन मात्र 10 से 12 मिनट में 1 एकड़ भूमि पर छिड़काव कर सकता है। एक उड़ान में ड्रोन 10 लीटर कीटनाशी, फफूंदनाशी,
अथवा तरल उर्वरक लेकर उड़ान भर सकता है। ड्रोन से छिड़काव के माध्यम से NPK, कंसोट्रिया, नैनो यूरिया, नैनो DAP, सूक्ष्म पोषक तत्व सहित अन्य तरल उर्वरकों का प्रयोग कर फसलों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। और नई दिल्ली में भारतीय पैकेजिंग संस्थान का 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1966 में कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय के अधीन स्थापित IPP ने उद्योग और शिक्षण संस्थान के रूप में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। स्थापना दिवस के मौके पर IIP से जुड़े नामचीन औद्योगिक जगत की हस्तियों ने हिस्सा लिया, जिसमें पैकेजिंग से समृद्धि नाम के एक मैगजीन का विमोचन भी किया गया। स्थापना दिवस के मौके पर मौजूद IIP के अपर महानिदेशक RK मिश्रा से खास बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के डायरेक्टर RK मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फाउंडेशन डे है IIP का, इस मौके पे आप क्या कहेंगे? हमारा 59वां फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस, और हम डायमंड जुबली ईयर में एंटर कर रहे हैं। तो पिछले 59 सालों के दौरान जो प्रगति हुई है IIP की, जो देश के लिए पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज को एजुकेशन प्रदान करना हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रयास करना हो, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करनी हो, इसके साथ में जो हम टेस्टिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को, और अभी कुछ सालों से जो आउटरीच हम कर रहे हैं MSME और फार्मर्स को, उन सब का लेखा जोखा करके और आगे भविष्य में क्या योजनाएं हम बना सकते हैं अपने IIP के योगदान को देश की उन्नति में आगे बढ़ाने के लिए, इस पर चर्चा के लिए हमने फाउंडेशन डे पे एक कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का ही पोजीशन क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है और कैसे इसमें एक सुनहरा भविष्य हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल। सो पैकेजिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 10% से भी ज़्यादा पिछले कुछ सालों से हो रहा है, और इसका जो योगदान है $20 बिलियन के आसपास है भारत के GDP में, और अगले 6 से 7 साल में ये डबल होने की उम्मीद है। पैकेजिंग के बिना कोई भी चीज़ बेची नहीं जा सकती। जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जो हम अन्न खाते हैं, जो हम बाहर से ऑर्डर करते हैं, दवाइयाँ या कोई खाना, आज के ज़माने में ई-कॉमर्स से जो बहुत अच्छा हमारे घर पे आ रहा है, सब में पैकेजिंग का बिल्कुल क्लियर रोल है, लेकिन उसको डिस्कार्ड करने के कारण उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। सो हर एक इंडस्ट्री के पास एक पैकेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट होता है कम से कम। सो पैकेजिंग इंडस्ट्री में जो एजुकेशन का स्कोप है, हमारे सारे छात्र प्लेस हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। भारत, अगर हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्री के क्षेत्र में जिस तरीके से ग्लोबल हब बनता जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? सो पैकेजिंग के बारे में कुछ मटेरियल का आयात होता है और कुछ का निर्यात भी होता है, लेकिन अभी हमारे को ज़्यादा पैकेजिंग मटेरियल में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। जैसे जैसे हम सस्टेनेबिलिटी को और कोर में लाएंगे और फ्रंट फुट पे लाएंगे, तो उस समय जो मटेरियल्स हम डेवलप करेंगे और जो बायोडिग्रेडेबल होने की आवश्यकता है, ताकि हम एक इकोसिस्टम बना पाएं जिसमें कि जो भी रिसाइक्लेबल प्लास्टिक हो या जो भी जिस तरह का मटेरियल हो, उसको हम रीयूज कर सकें, रिड्यूस कर सकें, रीडिज़ाइन कर सकें। ये जो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स हैं ग्रोथ के, सस्टेनेबल ग्रोथ के, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उस बारे में हम योगदान भी कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ IIP के डायरेक्टर। कैमरामैन अनिल ठाकुर के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़ दिल्ली। और महंगाई के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। अनाज और शाक सब्जियों की कीमतों में नरमी के कारण भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल 2025 में गिरकर 3.16% पर आ गई है। ये खुदरा मुद्रास्फीति का जुलाई 2019 के बाद से सबसे निचला स्तर है। इससे पिछले महीने मार्च में खुदरा मुद्रास्फीति 3.34% और पिछले साल अप्रैल में 4.83% रही थी। मंगलवार को जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अप्रैल के आंकड़ों के अनुसार खुदरा मुद्रास्फीति दर लगातार 3 माह से 4% से नीचे बनी हुई है। अप्रैल में खाद्य वर्ग में खुदरा मुद्रास्फीति गिरकर 1.78% पर आ गई, जो 3 साल के न्यूनतम स्तर पर है। पिछले साल अप्रैल में खाद्य मुद्रास्फीति 8.70% पर काफ़ी ऊंची थी। दाल दलहनों का खुदरा मूल्य स्तर पर भी 1 साल पहले की तुलना में 5.2% नीचे था। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 2025-26 के लिए अपने मुद्रास्फीति पूर्व अनुमान को पहले के 4.2% से घटाकर 4% कर दिया है। हालांकि वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी आपूर्ति व्यवधानों की चिंताएं मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा करती हैं।
इस बीच भारत पाकिस्तान के बीच राजस्थान के साथ साथ अन्य राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजे तनाव के बाद 16 दिन पहले हुई नहरबंदी अब खत्म कर दी गई है और हरिके बैराज का गेट भी खोल दिया गया है। पहले दिन 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। PHED परियोजना के अधिकारियों के अनुसार अब धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा। भारत पाक तनाव के बीच राजस्थान के लिए बड़ी राहत। राजस्थान के 10 जिलों को मिलेगी पानी के संकट से राहत। हरिके बैराज का गेट खोल पहले दिन छोड़ा गया 600 क्यूसेक पानी। नहरबंदी को खत्म करके खोले गए हरिके बैराज के गेट। भारत पाक के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों में उपजे तनाव के बाद क्लोजर रविवार को खत्म कर दिया गया। हरिके बैराज का गेट खोल दिया गया है। पहले दिन 600 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। PHED परियोजना के अधिकारियों के अनुसार अब धीरे धीरे पानी छोड़ा जाएगा। नहर में छोड़ा गया पानी 18 मई तक कायलाना और तखत सागर में पहुंचेगा। इस बीच डिग्गियों में भरे हुए पानी से आपूर्ति की जाएगी। दरअसल भारत पाक तनाव के चलते नहरबंदी को खत्म करने के लिए केंद्रीय मंत्री एवं सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार को कहा था। उसके बाद राजस्थान सरकार ने पंजाब सरकार से बात करके नहरबंदी को खत्म करने के लिए कहा। उसी के आधार पर इस बार 16 दिन पहले नहरबंदी को खत्म करके बैराज के गेट खोले गए हैं। अभी जो अपना चल रहा है पानी का फ्लो, उसमें अभी 16 या 17 तक पहुंचने की संभावना है। वैसे तो पहुंच तो पहले ही जाएगा पानी अपने, लेकिन 14 और 15 2 दिन अपन मेंटेनेंस वगैरह के अंदर लेंगे। उस तरह क्लोजर रखना पड़ेगा 2 दिन। तो इनका कहना है, प्रोजेक्ट वालों से मेरी बात हुई है, 14 15 2 दिन उसमें लगेंगे और 16 तारीख से शायद कंटिन्यू हो जाएगा। या 16 तारीख से पानी जो है कंटिन्यू हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब तक आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी समस्या नहीं आई कहीं। राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर की मरम्मत के लिए की गई नहरबंदी रविवार को समाप्त होने के बाद अब पश्चिमी राजस्थान के करीब 10 जिलों में पानी के संकट से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानहर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में पेयजल की स्थिति में सुधार होगा। हालांकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। बाढ़ में जैसलमेर इस तरह यहाँ के जो पानी की दिक्कत रहती है, भीषण गर्मी के अंदर पानी में जो समस्या है उसको काफी राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही मैं ये भी कहूँगा ERCP के तर्ज पर राजस्थान में भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट लाने का है। तो सिंध, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो सिंध का जो पानी भी रोका गया था और वापस छोड़ा भी गया है, वो पानी अगर हमको यहाँ पे मिलता है तो उससे पूरे पानी की दिक्कत पूरी खत्म हो जाएगी। हरिके बैराज से शहर में पानी आते आते करीब 7 दिन लगेंगे। इस दरमियान पोंडिंग के पानी से शहर वासियों की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन राहत की बात यह है कि अब गर्मियों में शहर में पानी का संकट नहीं रहेगा। हरिके बैराज से पानी छोड़ने और नहरबंदी समाप्त होने के बाद में पश्चिमी राजस्थान के 10 जिलों को अब पानी की समस्या से निजात मिल पाएगी। इससे नहरबंदी समाप्त हुई है, ऐसे में राजस्थान के 10 जिलों को इसका लाभ मिल पाएगा। सुमित देवड़ा, DD न्यूज, जोधपुर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री R पाटिल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और राजस्थान के झुंझुनू सहित सीकर और चूरू जैसे क्षेत्रों में जल आपूर्ति की समस्या के विषय में चर्चा की। सूत्रों की अगर मानी तो यमुना जल समझौते कार्यान्वयन के लिए राजस्थान और हरियाणा सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स की पहली संयुक्त बैठक 7 अप्रैल 2025 और दूसरी संयुक्त बैठक 25 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई। इतना ही नहीं, सरकार DPR तैयार करने के लिए जल्द ही कंसल्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा लंबे समय से इस क्षेत्र के जल संकट के स्थायी समाधान के लिए प्रयासरत रहे हैं और उनके प्रयासों से इस परियोजना को जमीनी आकार देने में काफ़ी बल मिला है। वाराणसी जिले के सेवापुरी ब्लॉक में मटुका नदी, जो लगभग 28 किलोमीटर लंबी है, को पुनर्जीवित किया गया है। इस नदी के पुनर्जीवन से 5000 से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ होगा। ये नदी 26 गांवों से गुजरती है। इसको मनरेगा कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट व जन सहयोग से कराया गया है। बता दें, मटुका नदी को कब्जा मुक्त करके पुनर्जीवित किया गया है। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने बताया कैसे ये नदी आसपास के गांवों को फायदा पहुंचाएगी। वहीं मटुका नदी के पास रह रहे किसानों ने बताया नदी के पुनर्जीवन से उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है और उन्हें बहुत सुविधा हो रही है। भूमि संरक्षण विभाग के इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम और रूरल डेवलपमेंट विभाग के नरेगा योजना से इसके रिजुविनेशन का पूरा एक कार्य कराया गया।
आज वर्तमान में जहां उस नदी के अंदर एक बीमारियों का स्रोत था, बहुत गंदगी थी और मच्छर पनपते थे और लगातार गांव में बदबू उसकी वजह से आती थी और 100 तरीके के इश्यूज़ होते थे। आज वहाँ पर पानी लगातार फ्लो कर रहा है। चूँकि 7 चेक डैम बनाए गए हैं तो हमारा भूजल स्तर भी उससे काफ़ी इम्प्रूव होगा, क्योंकि पानी वहाँ रुकता है। और चूँकि नदी में पानी अच्छे से बह रहा है तो ये आसपास के तालाबों के लिए भी एक अच्छा वाटर सोर्स बनेगा। इस नाले से हम लोगों को प्रॉफिट ये हुआ है कि मतलब हम लोग अपना खेती कर लेते हैं, पानी इकट्ठा होता है तो हम लोग अपना इंजन से खेती करते हैं। जैसे कुछ भी लगाए हैं, परवल, टमाटर, भिंडी कुछ भी लगाते हैं तो हम लोग अपना खेती कर लेते हैं। और ये जो बना है चेक डैम, इसके बनने की वजह से हम लोगों का पानी इकट्ठा होता है, रुकता है। जब रुकता है तो पानी गुलियाता रहता है तो फिर हम लोग अपना आसानी से खेती कर लेते हैं। टैंक बना है, पानी रुकने से हमको बहुत लाभ है। इंजन भी लगा के अपना सब्जी खेती कर लेते हैं, धान भी कर लेते हैं। और पानी का सतह जो नीचे जा रहा है रुकने की वजह से हम लोग को ठीक है, नहीं तो पानी 300 फीट से ज़्यादा चला जाता है नीचे। इसके लिए हम लोग संतुष्ट हैं नाला से। अगली खबर बिहार से। बिहार की ग्रामीण जनता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। अब गांव की हर सड़क चकाचक होगी। इससे गांवों की शहरों से दूरी भी कम होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। इसके तहत राज्य के 6,938 पथों का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार में ग्रामीण पथों के निर्माण से गांव और शहरों की दूरी हुई कम। 8,716 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण सड़कों के निर्माण का काम हुआ शुरू। सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को मिलेगी नई गति। ग्रामीणों को मिलेगी मजबूत, सुरक्षित और आरामदायक सड़क की सुविधा। 3 घंटे में राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना पहुंचना होगा संभव। बिहार की डबल इंजन एनडीए सरकार का संकल्प है कि राज्य के किसी भी हिस्से से राजधानी पटना केवल 3 घंटे में पहुंच जाए। इसके लिए बड़े स्तर पर बेहतरीन सड़कों का निर्माण राज्य में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी इस महत्वाकांक्षी योजना को और आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। अब गांव की सड़कें भी शहरों की तरह चकाचक होंगी। इसके लिए नीतीश कुमार ने ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत कर दी है। ग्रामीण कार्य विभाग जो है वो पिछले 20 वर्षों से, जब माननीय नेता आए थे उसके पहले ये विभाग नहीं था। इस 20 वर्षों में 8,000 किलोमीटर से ग्रामीण कार्य विभाग ने इसको लगभग 1,18,000 किलोमीटर करने का काम किया है। बिहार सरकार की योजना के तहत 8,716 करोड़ रुपए की लागत से 6,938 पथों का निर्माण या मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। इससे 12,105 किलोमीटर लंबाई की सड़क पहले से बेहतर होगी। प्रदेश में ग्रामीण पथों के निर्माण से न केवल गांव और शहरों के बीच की दूरी घट रही है, बल्कि राज्य की सामाजिक संरचना को नया आयाम और आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जैसी कई योजनाओं के तहत ग्रामीण सड़कों और पुलों के निर्माण राज्य में किए जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि जिन ग्रामीण पथों की मरम्मत की आवश्यकता है उन्हें बरसात से पहले ठीक करा लिया जाए। इससे लोगों को बारिश के दिनों में भी आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिलेगा। आर्थिक रूप से हमारा विपन्न प्रदेश था और पर कैपिटा इनकम हमारा बहुत कम था। उसको ग्रामीण कार्य विभाग ने, चाहे वो डेयरी के क्षेत्र में हो, मछली पालन के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, जो हमारे उत्पादन ग्रामीण इलाकों में थे उसको मुख्य शहर से या मुख्य बाजार से जोड़ने का काम किया है। और लगातार माननीय नेता का ये संकल्प है कि हम सभी जगह जो 100 बसावट है वहाँ तक हम 12मासी सड़क देने का काम करें। सड़क निर्माण में यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका निपटारा तय समय में किया जाएगा। इसके लिए भी राज्य सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। साथ ही ग्रामीण भी सड़क निर्माण में परेशानी या गुणवत्ता से जुड़ी शिकायत सीधे विभाग या संबंधित अधिकारी को दे सके, इसके लिए भी मैकेनिज्म बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ग्रामीण सड़कों के विकास को लेकर के काफ़ी गंभीर हैं। राज्य सरकार की कोशिश है कि ग्रामीण और शहरी सड़कों की कनेक्टिविटी को बेहतर किया जाए, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था बेहतर हो। सड़कों की गुणवत्ता की भी मॉनिटरिंग माइक्रो लेवल पे की जा रही है। लोक शिकायत के लिए स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। डीडी न्यूज़ के लिए पटना से मधुरेश नारायण।
देश में थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अप्रैल में कम होकर 13 महीनों के निचले स्तर 0.85% पर आ गई है, जो कि मार्च में 2.05% पर थी। थोक महंगाई दर में कमी की वजह खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी आना है। अप्रैल में खाद्य उत्पादों पर थोक महंगाई दर कम होकर 2.55% रह गई है, जो कि मार्च में 4.66% पर थी। फ्यूल एंड पावर और प्राथमिक उत्पादों में महंगाई दर गिरकर 2.18% और 1.44% रह गई है। थोक महंगाई दर में कमी ऐसे समय पर देखने को मिली है जब खुदरा महंगाई दर कई सालों की न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। ये लगातार तीसरा महीना था जब खुदरा महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के महंगाई के टारगेट 4% के नीचे रही है। और आइए बात करते हैं मौसम की। मौसमी खेती कैसे करें, किसान कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लद्दाख के लेह के किसान इस मौसम में गेहूं और जौ की बुवाई जारी रखें। यहाँ इस समय प्याज, गोभी, फूल गोभी और टमाटर की नर्सरी लगाई जा सकती है। जम्मू कश्मीर के उपोष्ण कटिबंधीय इलाकों के किसान प्याज और लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। यहाँ के मध्यवर्ती इलाकों के किसान मक्का की बुवाई कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में ही किसान टमाटर और खीरे के नए पौधों का रोपण भी कर ले। जम्मू कश्मीर में समशीतोष्ण इलाकों के किसान भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के उच्च पहाड़ी इलाकों में किसान मटर की बुवाई कर सकते हैं। वहीं यहाँ के मध्य पहाड़ी इलाकों में किसान लहसुन की पकी पौध की खुदाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और आलू के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ इस समय टमाटर और बैंगन के नए पौधों का रोपण किया जा सकता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में किसान धान की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ इस समय चौलाई की बुवाई की जा सकती है। साथ ही यहाँ के किसान अदरक के नए पौधों का रोपण भी कर लें। पंजाब के पश्चिमी इलाकों के किसान बीटी और देसी कपास की बुवाई 15 मई तक पूरी कर लें। यहाँ इस समय धान की नर्सरी लगाई जा सकती है। पंजाब में ही किसान मक्का और हल्दी की बुवाई भी कर सकते हैं। हरियाणा के किसान मूंग की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई कर लें। वहीं राजधानी दिल्ली के किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री ने श्रीनगर स्थित बादामी बाग छावनी में गिराए गए पाकिस्तानी गोलीबारी के अवशेषों का निरीक्षण किया। पाकिस्तान के खिलाफ सफल ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री का ये पहला कश्मीर दौरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों से मुलाकात करके उनका हौसला बढ़ाया। जम्मू कश्मीर के तराल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए समय सीमा तय करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मामला जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वक्फ संशोधन कानून पर अगली सुनवाई 20 मई को होगी। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।